अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 4 एपिसोड नंबर 18 इटली। अनुषा हम सभी परेशान थे। पिछले हफ्ते से पूछताछ जारी है। फहाश भाई पर तो एलिगेशन बहुत संगीन लगाए हैं उनके स्टूडेंट ने। मुझे किस तरह नंबर लेके दे सकती हो? मगर तुम्हें फहाश भाई का नंबर क्यों चाहिए अनुषा? अनुषा ने मोबाइल कान से हटाकर देखा तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कॉल आ रही थी। बस मुझे नंबर सेंड कर दो बाय। अनुषा ने फ़ोन बंद करके कॉल पिक की थी। आपका शक सही था। मैंने कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जो इस लड़की को केस कमज़ोर कर देंगे, मगर मुकम्मल तौर पर प्रोफेसर फहाश को बेकसूर साबित करने में वक्त लग जाएगा। आप एक हफ्ता ले लीजिए। और जिस न्यूज़पेपर ने ये सब किया है आप उससे कब नोटिस भेज रहे हैं? आज शाम तक चला जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स जैसे ही कोर्ट में सबमिट होंगे। फ़ोन बंद होने के बाद अनुषा ने उस नंबर पर कॉल मिलाई थी जो नंबर मैसेज में सेंड किया था नेहा ने। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस बात की माफ़ी। मैं गलत नहीं हूँ। अपने सीनियर के सामने उन्होंने डेस्क पर जैसे ही हाथ मारा था उनको भी गुस्सा आ गया था जो पिछले आधे घंटे से फोर्स कर रही थी फहाज को अपॉलजी लेटर के लिए। तो फिर हम भी आपको इस यूनिवर्सिटी में और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप वही लोग हैं ना जो मुझे यहाँ रखने के लिए मेरे पाँव पड़ने तक तैयार थे। मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मगर मैं सस्पेंड होकर नहीं जाऊँगा जब तक अपनी बेगुनाही साबित ना कर दो। फहाज वहाँ से बाहर आ गए थे। हर स्टूडेंट उन्हें देखकर अजीब शक भरी नज़रों से देख रहा था। पिछले एक हफ्ते से वो आदी हो गए थे, क्योंकि यही शक की नज़रों से उन्हें उनके अपने भी देख रहे थे, उनके बच्चे भी देख रहे थे, और वो साबका बीवी जो जानती थी कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो यूनिवर्सिटी से चलते चलते एक पार्क के बाहर बेंच पर बैठ गई थी जब उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल रिसीव हुई थी। हेलो फहाज। इस जानी पहचानी आवाज़ ने एक हलचल मचा दी थी उनकी खामोश सांसों में। फ़ोन बंद करने से पहले मेरी बात सुन लें। मैंने दूसरे नंबर से इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि आप मेरा नंबर शायद ब्लॉक लिस्ट में डाल चुके हैं। खैर, उनके लब हिले थे वजाहत देने के लिए। वो बताना चाहते थे कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात मार दी अपनी औलाद के लिए। एक बार फिर से वो ख़ुद को बेगुनाह बताना चाहते थे, मगर साथ नहीं दिया था उनके वजूद ने, जिसम एकदम से निढाल हो गया था। इस सोच पर कि वो एक मौका गंवा चुके थे और चुप होकर टेक लगा ली थी उन्होंने। मैंने एक नंबर सेंड किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है। उन्होंने 50% केस हल कर लिया है। इनसे रब्ता कीजिए और वो सब पेपर्स अदालत भेजें, और जब बाइज़्ज़त बड़ी हो जाए तो उस लड़की को हट जाने में इतनी सज़ा दिलवाएं कि फिर किसी शरीफ को फंसा न सके। बाय। 1 मिनट अनुषा। आवाज़ बहुत भारी हो गई थी उनकी, आंखें भर आई थीं। तुम जानती थी कि मैं बेकसूर हूँ? क्या पता मैं गुनाहगार हूँ? क्या पता मैंने उसे हरासा किया हो? यहाँ सबको मैं झूठा लग रहा हूँ। बात करते करते टाई खींचकर उतार दी थी उन्होंने। सर पीछे फेंक दिया था और वो ठहर कर सांस लेना चाहते थे। एक हफ्ते की बेसुकूनी के बाद होने को सब कुछ हो सकता है, मगर बात दिलों पर आकर रुक जाती है। उसे किस पर यकीन करना है और किस पर नहीं। और यहाँ मेरे दिमाग में भी शक नहीं उभरा था। अगर ऐसी बात होती तो आप इतने साल इंतज़ार नहीं करते। इनके जवाब ने लाजवाब कर दिया था फहाज को। अनुषा, खुदा हाफिज़। और वो फ़ोन बंद कर गई थी। कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान। बीजान, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उन्होंने पहली बात यही कही थी। नहीं, तुम हमारे साथ चल रहे हो, हमारी दावत है, चलो। बीजान अपना हाथ पकड़े उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठा चुकी थी। मैं इस शर्त पर आया था कि आप लोग मुझे हर जगह जाने पर मजबूर नहीं करेंगे। प्लीज़ डैड, आपने वादा किया था। प्लीज़ डैड, अरीबा और रूहान ने एक साथ कहा था। ओके। वो विंडो से बाहर देखने लगे थे। दिल जैसे तेज़ धड़क रहा था इसी सोच पर कि वो बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, जिससे वादा वफा न कर सके थे वो मिलने का। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मुझे तो नेहा बार बार कह रही थी फरहाद का ससुराल है नानो, ख्याल रखना। मैंने भी डांट दिया उसे कि बीजान से रिश्ता हमारी फरहाद की शादी से पहले का है। अनुषा की नानी बीजान का हाथ पकड़कर अंदर ले आई थी। नाज़रीन और बाकी लोग तो अंदर चले गए थे, मगर फहाद साहब के पाँव वहीं अटक गए थे। फहाज अंकल प्लीज़ अंदर आएँ। अबिया ने सलाम करने के बाद जैसे ही कहा था, फहाज अबिया के सर पर प्यार देकर अंदर दाखिल हुए थे और उनकी नज़र अनुषा पर गई थी जो सबसे मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। फहाज ने उनकी तरफ देखकर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा भी ना देखे जवाब देकर किचन में चली गई थी और मुलाजमा के हाथों पैगाम भी भिजवा दिया था अपनी वालदा और नानी को किचन में बुलाने का। अनुषा भी गेस्ट आए हैं और तुमने साथ ही हमें बुला लिया। किससे पूछ के आपने इन लोगों को दावत दी? मुझे बताना ज़रूरी ना समझा? एक्सक्यूज़ मी, वो मेहमान है, इसमें पूछने वाली क्या बात? वालदा ने इतने ही गुस्से से जवाब दिया था, मगर नानी ने प्यार से अनुषा के गाल पर हाथ रखकर अपनी तरफ मतवजा किया था। अनुषा, मैं जानती हूँ अनजान लोगों से गुल्ला मिलना तुम्हें पसंद नहीं, मगर बेटा वो रिश्तेदार हैं। अब वो पाकिस्तान कुछ दिन रहने आए हैं और नेहा ने खासकर हमारी तरफ से उन्हें दावत दी है। ओके, पर मुझे अब मेहमान नवाजी के लिए मजबूर मत कीजिएगा। मैं रूम में जा रही हूँ, जब वो लोग चले जाएं तो बता दीजिएगा। अनुषा वहाँ से ऊपर चली गई थी। 2 निगाहें उनका ताक़ुब कर रही थी, जिन्हें एहसास हो रहा था कि अनुषा के गुस्से का। प्रोफेसर साहब, ये नौकरी इतनी ख़ास भी नहीं और बदनामी मुफ्त की। आप किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अगर कोई लोन वगैरह चाहिए हो तो
मेरे डैड का अपना बिजनेस भी है, बिजनेस पार्टनर भी हैं। वो यहाँ पाकिस्तान में चंद मशहूर कंपनियों के। रूहान ने मुबशिर साहब की बात का जवाब खुद दे दिया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था अपने वालिद की ज़रा सी भी इंसल्ट। ओह आई सी, वेरी गुड। वो जैसे ही चुप हुए थे, फ़ाज ने बाथरूम की डायरेक्शन पूछकर एक्सक्यूज़ किया था। वो जानते थे कुछ लम्हे रह गए थे और जाने से पहले वो अनुषा से बात करना चाहते थे, और वो ठीक उसी रूम के सामने खड़े थे जहाँ उन्होंने अनुषा को जाते हुए देखा था। मैं कह चुकी हूँ, इस इंटर्न को अब इस हॉस्पिटल में कोई इंटर्नशिप नहीं मिल सकती। परवाशा, तुम क्यों बार बार? अनुषा, फहाज, ओह अब तुमने नाम भी लेना शुरू कर दिया? परवाशा ने फ़ोन पर हंसते हुए पूछा था। इडियट सामने खड़े हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। अनुषा, मैं आप जाएं यहाँ से, कोई देख लेगा तुम तो खुद से कहानियाँ गढ़ लेगा। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करने आया था। ओके यू वेलकम, अब जाएं यहाँ से। अनुषा ने दरवाज़ा जैसे ही खोला था, फहाज ने चूस से फिर बंद कर दिया था। मेरी बात सुन लो, बात से मुकर जाने वाले, वादा खिलाफ़ी करने वाले लोगों की बात में दोबारा नहीं सुनती। ये मेरा असूल है। इसका मतलब तुम्हारा ये असूल तोड़ना पड़ेगा। अनुषा जैसे दरवाजे के साथ लगी थी, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया था। फहाज, मैं बहुत सीरियस था इस मुलाकात के लिए, तुम भी जानती हो मैं अब भी सीरियस हूँ। अनुषा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैं इस बार तैयारी के साथ नहीं आया। तुम्हारी आंखों में मायूसी देखी मैंने। मेरे कमज़ोर पड़ते इरादे फिर से मजबूत हो गए हैं। और प्लीज़ साड़ी पहन कर मत आना। मैं 4-5 मुलाकातों का सस्पेंस एक मुलाकात में ख़त्म नहीं करना चाहता। वो बातें तो बोल्ड कर रहे थे, मगर चेहरे पर से आते बाल कान की लो में करने के बाद उन्होंने अपने साथ साथ अनुषा को भी हैरान कर दिया था। फहाज के बाहर जाने के बाद वो भी वहीं खड़ी रह गई थी। उन्होंने रूम से बाहर जाते देख वीजान भी। कुछ देर बाद, डैड, मैं मोहब्बत करता हूँ बिहा से, उससे शादी करना चाहता हूँ। इसलिए तो मैं आपको अनुषा आंटी के घर लेकर गया था, ताकि आप हमारे रिश्ते की बात करें। फहाज के हाथ से पकड़ा पानी का गिलास टूट गया था। शिट शिट डैड, आपके हाथ से खून निकल रहा है। इसे छोड़ो, ये क्या बकवास की है अभी? डॉक्टर अनुषा की बेटी? जी डैड, हम दोनों। आंटी अनुषा की बेटी है बिहा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुमने आज तो बात कर दी, इसके बाद ये बात दोबारा न सुनो। नहीं कर रहे तुम शादी वहाँ। उन्होंने अपने बेटे को पसे पुश डाल दिया था और ख़ुद अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश की थी। डैड, मैंने मॉम से बात की थी, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं और मॉम, और अब इसका वो 2 टके का शौहर मेरे घर के फैसले करेगा। इसकी हैसियत क्या है मेरे सामने? नहीं करेगा कोई भी अनुषा की बेटी से रिश्ता। डैड, वो रूम से बाहर जाने को थे जब बेटे ने रास्ता रोका। डैड, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही आप उस दिन की लड़ाई को भूल क्यों नहीं जाते। अनुषा आंटी बहुत अच्छी है, और बिहा वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। आप प्लीज़ आपसी तलखियाँ बुलाकर अपने बच्चों के लिए एक हो जाएं। मेरा मतलब है हमारे रिश्ते की बात करें। फहाद साहब ने सर पर हाथ रख लिया था। वो यहाँ माँ को इम्प्रेस करने के लिए तवज्जो कर रहे थे। वहाँ उनका बेटा उनसे 10 कदम आगे की सोच कर बैठा हुआ था। आई एम सो सॉरी रूहान बेटा, इस घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। और प्रोफेसर फहाज ने आज पहली बार अपनी औलाद की खुशियों की जगह अपनी खुशियों को अहमियत दे दी थी, जब उन्होंने मोबाइल निकाल कर अनुषा को मैसेज किया था। मैं अब पूरी कोशिश करूँगा अनुषा, आपकी अपनी खुशियों को आगे रखना चाहता हूँ मैं। रूहान तो वहाँ से चला गया था और बीच नम आंखों से फहाज को गमज़दा देख रही थी। और मैं साथ हूँ तुम्हारे बेटा, तुम जिससे भी शादी करना चाहते हो मैं साथ हूँ। हाँ, बीजान वो मिलने को भी राज़ी नहीं, और शादी? तुम क्या रिश्ता मुलाकातों तक रखना चाहते हो बेटा? क्या यकीन नहीं है तुम्हें? नहीं बीजान, इसी रिश्ते पर यकीन है अब। इसने मुझ पर तब यकीन किया जब सब भी खिलाफ थे। वो अकड़ू है, मगरूर है, खड़ूस भी है, मगर जैसे जैसे उसे समझता जा रहा हूँ एक नई साइड देखने को मिलती है मुझे। वो एक पहेली उलझी हुई सी है जिसे मैं सुलझाना चाहता हूँ। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तबीन इस्लामाबाद आ रही है, शाम को प्रोग्राम है बाहर चलने का, उसी जगह मिलने का, मगर मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ आज। अनुषा ने सामने रखी फाइल्स पर नज़र डाली और फिर कहा था, अलवशा को कुछ घंटे ही जाना है, और वैसे भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं। कुछ ढंग का पहन लेना, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें हमारी मेड समझ ले। यू रियली टफ कंपटीशन देती है मेरी ड्रेसिंग तुम दोनों बहन जी को। अलवशा आँख मारते हुए बाहर चली गई थी कैबिन से, और कैबिन डोर फिर से नॉक हुआ था। मैम, आपके कहने पर हमने पुलिस को वो केस सबमिट कर दिया था। ये पहला कत्ल नहीं, उनकी फैमिली में उनकी साबका बहू भी इसी तरह से मरी थी, और ख़ुदकुशी का कहकर बात को रफा दफा कर दिया था। वो डॉक्टरी इजाज़त लेकर सामने बैठ गए थे, और उन्होंने अभी तक की सब बातें अनुषा को बताने के बाद वो दोनों ही तशवीश में पड़ गए थे। आप इन पुलिस ऑफिसर्स को मेरे कैबिन में भेजिए, और वर्षा को डेड बॉडी ले जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। पर वो लोग बहुत तमाशा कर रहे हैं रिसेप्शन पर। आई थिंक अब पुलिस का और उनका अपना मसला है, हमें क्या ज़रूरत है उनकी वजह से इमेज ख़राब करें। पानी का गिलास अनुषा ने उनके सामने किया था। बात इमेज ख़राब होने की नहीं, मरने वाले को इंसाफ दिलवाने की है। आप जा सकते हैं।
वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी, वो नहीं आएगी। पास बैठा शख्स फहाज को और इरिटेट कर रहा था। मुसलसल गुलाब की पत्तियाँ फूल से अलग हो रही थीं। वेल यू शट अप प्लीज़। ओके सॉरी। इसने दूसरा फूल खींच लिया था फहाज के हाथ से। ये कैसा रहेगा? होने वाली भाभी आएगी, होने वाली भाभी नहीं आएगी। शट अप डावर। ओके ओके। एक और गुलाब का फूल खींच कर वो कुछ दूर जा बैठा था फहाज से। डॉक्टर अनुषा आएंगी, डॉक्टर अनुषा नहीं आएंगी। और इस बार फहाज ने गुस्से से अपने दोस्त को पीछे फेंक दिया था, जो सीधा पानी में जा गिरा था। हाय मेरी कमर गई। तेरी वाली आएगी या नहीं? मेरे ज़ख्म देखकर मेरी वाली ने लाजमी भाग जाना। देवदास पिछले 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, अब उसे फ़ोन मिला ले। अपने कपड़े झाड़ते हुए उन्होंने फिर से कहा था, आज का दिन तो गया यार। बाकी के बकरे फूल भी साथ बैठे दोस्त को पकड़ा दिए थे उन्होंने। चल फिर वहाब के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाते हैं। वो जनाब अब फ़ोन भी नहीं उठाते। इतना सब करने के बाद भी इससे में इतनी हिम्मत है कि मुझसे बात कर सके? उन्होंने गुस्से से पूछा था। हुआ क्या है फहाज? वहाब तो बाइयों जैसा था, मगर बाई नहीं था यार। उन्होंने सारा किस्सा जैसे ही सुनाया था वो फहाज का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए थे और सीधा वहाब के ऑफिस में गए थे और मीटिंग रूम में जाते साथ ही एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था वहाब को। दूसरे थप्पड़ पर फहाज ने हाथ पकड़ लिया था। बस मेहरान, ये इस काबिल नहीं है। फहाज यार मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, तुम दोनों का गुस्सा। फिर से झूठ। माफ़ी मांग कर भी मेरी पीठ पीछे मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ वर्गला कर वापस आया, और अब ये डोंक। मीटिंग रूम खाली हो चुका था। वो तीनों दोस्त आमने सामने थे। मेहरान का गुस्सा दोनों के लिए हैरानकुन था। मेहरान मेरे भाई, तुझे मतलब ही पता है? वो तेरी होने वाली भाभी है। जो तू चांस ढूंढ रहा है वो भूल जा। हाँ भाभी। वहाँ हंसते हुए पीछे हो गया था। ये शादी तक कभी नहीं पहुँच सकता। इसके बच्चे अंबर, उसके ख़ानदान वाले इसे कभी दूसरी शादी करने नहीं देंगे। और बीजान तो कभी नहीं। और डॉक्टर अनुषा, वो अगर हंस कर उससे बात कर गई तो उनके दरमियान रिश्तेदारी की वजह से। लुक एट हिम। ये बंदा अंबर के जाने के बाद किसी के लिए सीरियस नहीं हो सकता। ये बस अपने बारे में सोच। इस पर फहाज ने हाथ उठाया था और मुंह पर मुक्का मारकर कुछ ऐसा कहा था कि दोनों को हैरान कर गए थे। वो वहाँ से चले गए थे। वो मेरी कदर में लिखी जा चुकी है। मुझे यकीन है उस बात पर कि अनुषा मुबशर मेरी महरम बनेगी, मेरी ज़िंदगी में शामिल रहेगी, मेरी आखिरी सांस तक। क्योंकि इतना यकीन तो मुझे अंबर के होने पर भी कभी नहीं था, तो इतना हौसला मुझे अनुषा की मौजूदगी ने दिया है नई ज़िंदगी एक बार फिर जीने का। तुमने तो आज सारी हद्दें पार कर दी हैं। दोस्त इसलिए नहीं होते कि खंजर खोंप दें, दोस्त इसलिए होते हैं कि अच्छे बुरे वक्त में साथ दें। और फहाज की नसीब में अगर दूसरी शादी है तो फहाज की पसंद से होगी। बस तुम पेपर्स तैयार करवाओ। मैं और फहाज तुम्हारे साथ सारी बिजनेस की पार्टनरशिप्स तोड़ रहे हैं। वो जो फ़ोन साफ़ करते हुए मुस्कुरा रहा था, उस शख्स के चेहरे की मुस्कान उड़ा दी थी मेहरान की बात ने। नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिज़नेस ऐसे नहीं चलते। मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई, प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, ऐसे नहीं चलते। वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था और मेहरान साहब के चेहरे पर अब वो हंसी थी। यू राइट, बिजनेस ज़ुबान पर चलते हैं, मजबूत शख्सियत पर। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मुनाफा समेत मुझे हिसाब किताब शाम तक पहुंचा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं फहाद से बात करूंगा, वो ऐसा नहीं होने देगा। हाँ, इसके बच्चों को उसके खिलाफ करके उसकी तजलील करवा कर तुम्हें कितना बरम है अपने दोस्त पर। सोचो, उसका जब बरम टूटा होगा तो वो भी ऐसे ही तुम्हारी तरह मायूस हुआ होगा। बात करते करते कॉलर पकड़ लिया था मेहरान ने वहाब का। वो जिसने अभी हाथ उठाया था वो ऐसे शख्स है कि कभी हाथ नहीं उठाता। आज हाथ उठाकर उसने तुम्हें अपनी नज़रों से गिरा दिया है। मेरा फ़ैसला और उसका फ़ैसला एक ही समझो और तैयारी करो। अपने कोट को ठीक करके वहाँ शौक छोड़ गए थे। मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मैंने क्या कर दिया। वो जो दोस्त के बच्चों को दोस्त के ख़िलाफ़ करते हुए शर्मिंदा नहीं हुए थे, बिजनेस के जाते देख कर पछता रहे थे अपने किए पर।